हाय गाइज, कैसे हैं आप लोग। तैयारी भी आप लोगों की बहुत अच्छी चल रही होगी। इस समय ठंडी भी इस बार नहीं पड़ रही है। आराम से रात में मस्त होके खूब बिंदास पड़िएगा, ठीक है। आपको ये भी खबर मिल रही कि NCERT ने NIOS को भी इंक्लूड कर दिया है, तो समझ लीजिएगा कि कितना ज़्यादा कंपटीशन हो जाएगा इस बार। तो इसलिए आप अभी से तैयारी करेंगे तभी आपकी एक सीट पक्की होगी, अदरवाइज फिर वही हाथ लगेगा पछताने वाला। ठीक है दोस्तों, कल जैसा आपको प्रकाश में कुछ आगे बताया गया था, उसी के आगे की अगली की कड़ी में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है प्रकाश के वेग से। तो जो प्रकाश का वेग है वो सर्वप्रथम रोमर ने खोजा था। प्रकाश का वेग जो होता है सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने मापा था? रोमर नामक वैज्ञानिक ने मापा था, ठीक है। और एक चीज़ ये भी बता दूं कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में लगा जो समय होता है वो 8 मिनट 20 सेकेंड होता है। इसे आप ये भी कह सकते हैं 500 सेकेंड। अगर इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 500 सेकेंड मिलेगा, ठीक है। इसके बाद मैं आपको ये फैक्ट बता देता हूँ। अब आज का एक नया टॉपिक चलेगा, प्रकाश का अपवर्तन। हमने पहले परावर्तन पढ़ लिया था, आज हम देखेंगे प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। अपवर्तन देखिए, फिगर के माध्यम से देख रहे हैं। ये मान लीजिएगा क्या है, कोई तल है, ऊपर क्या है, वायु है, और नीचे क्या है, जल। जल को क्या माना जाता है? सघन माध्यम माना जाता है। और वायु को क्या माना जाता है? विरल। यहाँ से एक क्या खींच देंगे, अभिलंब मान लीजिएगा। हमने ये खींच दिया अभिलंब, ये आपका क्या हो गया, अभिलंब। ठीक है दोस्तों, जब प्रकाश किरण वायु से किस में जाएगी? जल में। जब प्रकाश किरण कहाँ से जाएगी? वायु से जल में जाएगी, तो ये थोड़ा सा अपने मार्ग से क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। यानी जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसमें जो अभिलंब है और ये आपतित किरण है, कौन सी किरण होगी? आपतित किरण। और ये है अपवर्तित किरण। इसका नाम क्या होगा? अपवर्तित किरण। ध्यान दीजिएगा, अगर इसको देखा जाए तो ये लगभग ऐसे सीधा जाना चाहिए, परंतु ये सीधा ना जाकर क्या हो जाती है, झुक जाती है, ठीक है। तो यहाँ अभिलंब और इसके मध्य जो कोण बनता है वो आई होता है, और अपवर्तित किरण और अभिलंब के मध्य जो कोण बनता है वो आर होता है, ठीक है। इसके बाद इसमें हम ये जानना चाहेंगे कि ये होता है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम होता है कि जो आपतित किरण है और अपवर्तित किरण तथा ये अभिलंब तीनों एक ही तल में होते, जिस प्रकार ये फिगर में आपका दर्शाया गया है, ठीक है। पहला नियम क्या है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में हमेशा होते हैं। दूसरा नियम है, इसमें जो साइन आई है इसका ज्या आपतन कोण, इस कोण को क्या नाम देते हैं? आपतन कोण। और इसका क्या नाम देते हैं? अपवर्तन कोण। क्या नाम देते हैं? अपवर्तन कोण। तो इसमें क्या है, जो आपतन कोण की ज्या मतलब साइन आई, ज्या का मतलब साइन होता है, और अपवर्तन कोण का ज्या आर। यानी आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात हमेशा क्या होता, नियत होता, नियतांक होता है, ये कभी बदलता नहीं है। इसलिए इस नियतांक को क्या कहा जाता है? एक अपवर्तनांक कहा जाता है। इसका नाम क्या देते हैं? अपवर्तनांक। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इसमें आता है कि जो प्रकाश का जो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है ये क्या कहलाता है, ठीक है। ये तो रहा अपवर्तन।
यानी इसमें से दो ही प्रश्न बन सकते हैं कि स्नेल का नियम क्या होता है। आपका एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, स्नेल का नियम क्या होता है। तो आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे हम अपवर्तन कहते हैं, और यही हमारा कहता है स्नेल का नियम। दूसरा इसमें है आपतित किरण और परावर्तित अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है जी दोस्तों। इसके बाद दो क्वेश्चन और बन सकते हैं कि जब प्रकाश सघन विरल से सघन में जाती है, कहाँ जाती है, सघन में जाती है, तो जो प्रकाश की किरण है वो अभिलंब की ओर झुक जाती, किधर झुक जाती है, अभिलंब की ओर, मतलब इधर झुक जाती है। अगर यही उल्टा हो जाए, जब सघन से विरल में प्रकाश जाती, कहाँ जाती, सघन से विरल में, यानी ये जब प्रकाश किरण ऐसे जब विरल में जाएगी तो ये कुछ क्या हो जाएगी, ये बाहर ऐसे हो जाती, यानी आना चाहिए इसको ऐसे, परंतु ये इतना हो जाती, तो ये कोण आर होता है, ये कोण आई होता है। ठीक है, ये आपका कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम है। ये आपका कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम, और ये आपका कौन है, विरल माध्यम। एक चीज याद रखिएगा, सघन माध्यम में प्रकाश की चाल हमेशा कम होती है और विरल माध्यम में प्रकाश की चाल हमेशा क्या होती है, अधिक होती है। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, कम होती है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है। जी दोस्तों, निरपेक्ष अपवर्तनांक चलिए जान लेते हैं क्या होता है। देखिए, थ्योरी को अच्छे से समझिएगा और समझ कर ही दिमाग में बैठाइएगा, तभी आप अच्छे नंबर को गेन कर पाएंगे। और मेहनत दिन प्रतिदिन बढ़ाते जाइएगा, सारे सब्जेक्ट को पढ़ते जाइएगा, सबको टाइम दीजिएगा थोड़ा थोड़ा। तो आइए देख लेते हैं एक स्ट्रेटजी के साथ, स्ट्रेटजी बना के पढ़ेंगे तभी बेटर रहेगा। निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक को n से दर्शाया जाता है। ये क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है c, और माध्यम में प्रकाश की चाल मान लेते हैं v, तो ये आपका एक फार्मूला बन जाएगा। अब यहाँ पे देखना, जिस माध्यम में यानी n इस प्रोपोर्शन साइन 1/v बन रहा है, यहाँ से हमें ये मिल रहा है कि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी, अधिक होगी, वो माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा, कम होगा, और जिसमें प्रकाश की चाल क्या होगी, कम अधिक होगी, उसमें अपवर्तनांक क्या, यानी ये अगर बढ़ेगा तो ये घटेगा और ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। ठीक है, ये चीज़ आप लोग दिमाग में रखिएगा। इसके बाद 2-3 पॉइंट आप याद रखेंगे। इसमें एक ये दिमाग में रख लेना कि जो प्रकाश की चाल होती है, जब भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वहाँ पे आवृत्ति बदलती नहीं है। आवृत्ति जो होती है प्रकाश की वो कभी नहीं चेंज होती है। तरंग दैर्ध्य चेंज हो जाएगी, तरंग दैर्ध्य चेंज हो जाएगी यानी बदल जाएगी, चाल भी बदल जाएगी, लेकिन जो आवृत्ति होती है ये कभी नहीं बदलती है। ये चीज अपने दिमाग में हमेशा रखना। जब भी प्रकाश तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो तरंग दैर्ध्य और चाल उसकी बदल जाती है, परंतु आवृत्ति कभी नहीं बदलती है। यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है, आप इसको दिमाग में बिल्कुल आराम से रख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद तरंग दैर्ध्य देखेंगे। अगर हम तरंग दैर्ध्य की बात करें यहीं पे तो ध्यान देना, तरंग दैर्ध्य के लिए तरंग दैर्ध्य जो लाल रंग का प्रकाश होता है उसकी तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है। लाल रंग की प्रकाश के यानी सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसके लिए होता है, लाल रंग, और सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसके लिए होता है, बैगनी रंग के लिए होता है। ठीक है, याद रखना, जिसकी तरंग दैर्ध्य अधिक होती है उसकी हमेशा अपवर्तनांक क्या होता है, कम होता है। इसका मतलब है लाल रंग का जब तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है तो इसका अपवर्तनांक क्या होगा, सबसे कम होगा। क्या चीज, अपवर्तनांक क्या होगा, कम हो। जिसका अपवर्तनांक सबसे
कम होता है वह क्या होता है, लाल रंग होता है। यानी कहने का मतलब लाल रंग का जो अपवर्तनांक होता है वो सबसे कम होता है और यहीं पे बैगनी रंग का जो अपवर्तनांक होगा वो सबसे अधिक होगा। यानी इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम तो इसका अपवर्तनांक सबसे क्या होगा, अधिक। यहां से आपके 4 क्वेश्चन आराम से पूछे जा सकते हैं, बन सकते हैं। आप इसे भी अपने दिमाग में रख लीजिएगा। एक चीज याद रखना, इसके बाद जो अगला टॉपिक बताने जा रहा हूं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बता रहा हूं। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीजें आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। इसके बाद याद रखना, जब प्रकाश की यानी ANG, इसे कहते हैं पहले वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। वायु के सापेक्ष कांच, जी मतलब कांच होता है ग्लास, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हमेशा व्युत्क्रम होता है कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। ये फार्मूला से यहाँ पे सवाल लगेगा। जैसे मान लीजिएगा अगर दिया है ANG बराबर अगर 4/3 दिया है, यानी कह रहा है जब प्रकाश की किरण वायु से कांच में प्रवेश करता है, जब प्रकाश किरण वायु से, कहां से, वायु से कांच में प्रवेश करता है तो उसका अपवर्तनांक कितना है। तो यहीं पे क्वेश्चन लगा सकता है, तो कांच से वायु में जाएगा तो इसका अपवर्तनांक क्या होगा। तो यानी कहने का मतलब GNA, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, यानी कांच से प्रकाश चल रहा है और किस में प्रवेश कर रहा है, वायु में। तो इस कंडीशन में जब फार्मूला लगा देंगे यही वाला 1/, क्या होता है, 1/ANG, 1/ANG यानी 1/4/3 यहाँ रखेंगे, 3 ऊपर चला जाएगा तो ये आएगा 3/4। यहां से एक बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है, यही अपवर्तनांक बेस पे एक छोटा सा फार्मूला और है, उसको भी ध्यान दीजिएगा। जैसे कह दे G यानी WNG का जो फार्मूला होता है, यानी जो पहले है जो बाद में है उसे ऊपर कर देंगे। ठीक है, और जो पहले उसे नीचे का, यानी ANG/ANW, ये आपका एक फार्मूला भी होता है, इसको भी ध्यान देना। मान लीजिए कह दिया ANG बराबर 1.5 है और ANW आपका 2 दिया है, सपोज दैट मान लीजिएगा ये आपका दिया है, तो आपका कह देगा WNG का मान निकालिए। तो WNG बराबर फार्मूला लगाएंगे ANG/ANW। तो ANG का मान कितना दिया है, उठा के रख देंगे 1.5। ANW का मान कितना दिया है, 2 दिया, दशमलव हटाएंगे 0 बढ़ेगा, 5 से काटेंगे 5 3 15, 5 चौको 20, तो 3/4 आएगा WNG का मान। ठीक है, इसका मतलब प्रश्न कैसे बनाएगा, यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 है तथा वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 2 है, तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। याद रखना, जो शुरू में बोला जाएगा वो पहले लिखा जाएगा, जो बाद में बोला जाएगा उसे बाद में लिखेंगे। यहां से आपका क्वेश्चन 100% आ सकता है आपके सुपर टेट एग्जाम में। ध्यान दीजिएगा, इसे थोड़ा सा आप लोग, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको बहुत सारे करवाए जाएंगे। ठीक है, इसलिए वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिएगा, तभी मजा आएगा। आपके देखने से आप कमेंट जरूर करिएगा वीडियो आपको कैसा लगा। जो भी दिक्कत है आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में करके, हम आपकी समस्या को अगले वीडियो में ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पूरा प्रयास रहे कि आपका फ़ायदा हमारे द्वारा ज़रूर हो। अगर मेरे द्वारा आपका फ़ायदा हो रहा है तो मैं अपने आप को बहुत धन्य समझूंगा। आइए देखते हैं, इसके बाद क्रांतिक कोण है। क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण क्या होता है, ये मान लीजिएगा आपका सघन माध्यम है और ये आपका विरल माध्यम है। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल में प्रवेश करती है तो अभिलंब से क्या होती है, दूर हटती है। अगर मान लो इस कोण को हम बढ़ाते चले जाएं, थोड़ा सा मान लीजिए इसको थोड़ा और बढ़ा दें तो ये और ऐसे चली जाएगी, इसे और थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए तो ये और ऐसे चली जाएगी, इसको और थोड़ा सा ऐसे बढ़ा दें तो ये सीधे ऐसे आ जाए। ठीक है,
यानी जब ये कोण 90 अंश बन जाता है, जब ये कोण कितना बन जाए 90 अंश, तो जो आपतन कोण बना होता है वही आपका क्रांतिक कोण होता है, जिसे किससे दर्शाते हैं, सी से या थीटा सी से दर्शाते हैं। ठीक है, कहने का मतलब आपतन कोण, आपतन कोण का वह अधिकतम मान, वह अधिकतम मान जिस पर अपवर्तन कोण 90 अंश हो जाता है, तो आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहा जाता है। ठीक है, यहीं पे अगर कह दिया जाए, अब यहाँ पे जो क्रांतिक कोण, इसको थोड़ा सा और बढ़ा दें तो प्रकाश किरण तुरंत उसी माध्यम में चली आएगी, तो इसे हम कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कहने का मतलब है कि जब क्रांतिक कोण का मान, जब आपतन कोण का मान अधिक हो जाए क्रांतिक कोण से, आपतन कोण का मान यदि क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है तो उस कंडीशन में हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछ लेता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए कौन सी कंडीशन सही है, तो I इज ग्रेटर देन IC। और दूसरी बात यहाँ पे ये भी होना चाहिए कि प्रकाश सघन से हमेशा विरल में जाना चाहिए, प्रकाश हमेशा सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, तभी आपका क्रांतिक कोण हो सकता है, तभी आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। दोस्तों आज इसे पूरा कर लीजिएगा, इतना बढ़िया अच्छे से कंप्लीट करिएगा। इसके बाद कल से इस पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, क्रांतिक कोण पर बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, इन सारे क्वेश्चनों को आपको कल पूरा कर दिया जाएगा। इसके बाद अगले दिन से आपका लेंस नामक टॉपिक चालू कर देंगे। दोस्तों आप जरूर इसको कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, लाइक इतना ठोको कि मेरा मन गदगद हो जाए और अगले दिन और प्रयास करूं आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इसलिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं कल।